Hi everyone, this is Disha Singh and I welcome you all on the platform of Result Guru। जी हाँ, तो आज हम एकदम नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हैं और आज का जो वीडियो है वो होगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा आयोग के गठन को जो कैबिनेट के द्वारा मंजूरी मिल गई है उस पर। गठन को तो मंजूरी मिल गई, इसके बाद कई सारी चीजें जो आपके जहन में है एक एक करके उस विषय में डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि अगर नए आयोग का गठन होगा तो इनकी प्राथमिकता क्या रहेगी। ठीक है जी। तो देखिए सबसे पहली प्राथमिकता क्या है, या अगर हम बात करें कि भाई जितने भी आगे इनके अधीन आगे जो शिक्षाएं जो एग्जामिनेशन ये लोग कंडक्ट करेंगे वो जो है उनको गाइडलाइन देना, उनके लिए सिलेबस निर्धारित करना, ये इनकी प्राथमिकता में रहेगा। यानी कि अगर हम स्पेसिफिक टीजीटी और पीजीटी की बात करें तो वहां पर कितनी वैकेंसीज खाली हैं तो सीधा सीधा ज्ञापन इनके पास जाएगा और उन पदों पर जो रिक्त पद पड़े हैं उन पर फिर भर्तियां कराई जाएंगी, जो सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी। और यहाँ पर एक चीज जो और देखने को मिल सकती है वो ये होगा कि जिस प्रकार से ये रिक्तियां जो हैं एक एक करके भरी जाएंगी तो यहाँ पर जल्दी जल्दी जो है अब आपके एग्जामिनेशन भी आते जाएंगे। ठीक, अब इसके बाद बात करेंगे कि कितने सदस्यों की ये टीम रहेगी। जो ये शिक्षा सेवा आयोग का गठन किया गया है इसमें कितने सदस्य जो हैं वो रहेंगे। अगर पहले बात करें तो इसमें कहा गया था कि जी 12 सदस्य इसमें रहेंगे, लेकिन अभी वर्तमान की बात करेंगे तो इसमें कुल मिलाकर 13 सदस्य हैं, जिसमें एक जो है वो अध्यक्ष रहेंगे और उनके लिए कुछ क्राइटेरिया जो है वो निर्धारित किया गया है कि जो अध्यक्ष रहेंगे वो कहीं ना कहीं के कुलपति रह चुके हों, वही यहाँ पर अध्यक्ष के पद पर आसीन हो सकते हैं। इसके बाद जो अन्य 12 सदस्य रहेंगे उनके लिए भी कहा गया है, उनके लिए भी क्राइटेरिया रखा गया है कि भाई वो न्यायाधीश होने चाहिए और किसी न किसी रूप में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए रहे हों। यानी कि यहाँ पर ये नहीं हो सकता कि कोई किसी भी अन्य क्षेत्र का है और जी उनको यहाँ पर एक जो है पद मिल जाए, ऐसा अब संभावना नहीं है। यानी कि शिक्षा के क्षेत्र से ही कोई ना कोई जो व्यक्ति है वो यहाँ पर सदस्य के रूप में जो है उसको नियुक्ति दी जाएगी। अब इसके बाद बात करेंगे कि इनका मुख्यालय कहाँ रहेगा। देखिए इनका मुख्यालय जो है प्रयागराज में रहेगा। ठीक है, कहाँ पर रहेगा? उत्तर प्रदेश प्रयागराज में इनका मुख्यालय रहेगा। अब इसके बाद सीधे तौर पर बात करेंगे कि शिक्षा सेवा आयोग का जो गठन है इसको मंजूरी मिल गई। जो आयोग है इसका गठन भी हो जाएगा। इसका आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं या आगे आने वाली जो हमारे पास वैकेंसीज आएंगी, जिनके लिए जो रिक्त पड़ी हैं, जिनके ऊपर जो है एग्जामिनेशन कराए जाएंगे, उन पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है। आपके पास सबसे पहला प्रश्न आता है कि क्या जो पेपर का पैटर्न है उसमें कोई बदलाव किया जा सकता है। यानी कि सीधे सीधे तौर पर अगर हम बात करें, ये ऑनलाइन रहेगा या ये ऑफलाइन रहेगा। तो देखिए प्रमुख रूप से तो जो है जी ये ऑफलाइन ही रहेगा, लेकिन हो सकता है कि विशेष परिस्थितियों में जो है ऑनलाइन भी कंडक्ट कराए जाए आपके एग्जाम, वो भी सिर्फ विशेष परिस्थितियों में, अन्यथा ये ऑफलाइन ही रहने वाला है। इसके बाद बात करेंगे कि क्या अनिवार्य योग्यता में बदलाव होगा। जी हाँ, बिल्कुल जो है इसमें बदलाव देखने को मिल सकता है। क्यों? अगर हम विशेष तौर पर एग्जाम्पल के तौर में देखें कि अगर हम बात करें कला और संगीत की, जहाँ पर प्रमुख रूप से जो हमारे टीजीटी के जो स्टूडेंट हैं खासकर आर्ट से रिलेटेड हैं या संगीत से रिलेटेड हैं, तो यहाँ पर हमने एक चीज देखी है कि उनको छूट दी जाती है कि भाई उनकी उनके लिए कंपल्सरी नहीं है कि आपने बीएड किया हो। लेकिन आगे चलकर कुछ सालों में इसकी संभावना जो है हो सकती है कि यहाँ पर कुछ अनिवार्य योग्यता जो है इसमें बदलाव किया जाए सीधे तौर पर, है ना, क्योंकि सीधे सीधे हो सकता है यहाँ पर आपसे डिग्री मांगी जाए आगे आने वाले सालों में। क्योंकि देखिए जब भी कोई नया आयोग जो है उसका गठन किया जाता है तो इसका प्रमुख जो उद्देश्य है वो यही है कि इसमें बदलाव किए जाए, जो पहले हम लोग त्रुटियां कर चुके हैं उनको पूरा किया जाए। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बदलाव तो आपको अवश्य रूप से देखने को मिलेंगे। लेकिन हाल फिलहाल जितने भी आपके एग्जामिनेशन जिनका नोटिफिकेशन पहले से जारी हो चुका है
फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूपी टीजीटी पीजीटी 2022-23 की बात करें या टेट की एग्जामिनेशन की बात करें, जिनकी नोटिफिकेशन पहले से आ चुकी है, आप लोग फॉर्म फिल कर चुके हैं, उनको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो वैकेंसीज निकल चुकी हैं, नोटिफिकेशन जिनके जारी हो चुके हैं और जिनके फॉर्म जो है रजिस्ट्रेशन जिनकी हो चुकी हैं, उनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। उनको यथास्थिति वैसे ही उन एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाएगा। तो यहाँ पर अभी तो फिलहाल आपको जो है ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद बात करेंगे कि क्या पेपर होने में अभी और देरी हो सकती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें पता है 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं और उससे पहले-पहले इस साल के अंत तक आपकी जो भी परीक्षाएँ हैं, जो प्रमुख रूप से जिनके जी हमने देखा रजिस्ट्रेशन हो चुकी है, हम यूपी टेट की बात करें, हम टीजीटी की बात करें या हम पीजीटी की बात करें, ये सब एग्ज़ामिनेशन जो हैं आपके एंड ऑफ द 2023 में हो जाएँगे। तो इसके लिए क्या करना है, अपनी कमर जो है उसको कस लीजिए, अच्छे से अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कीजिए। अब इसके बाद बात करेंगे कि आगे जो आने वाले जो एग्जाम्स होंगे, क्या वो आसान होंगे? नए आयोग का जो है गठन होगा, तो हो सकता है आसान कर दें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है ना? यानी आसान होंगे या कठिन होंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि देखिए, जब भी हम अपने नेक्स्ट एग्ज़ाम्स की बात करते हैं, तो वो पिछले वाले एग्ज़ाम से हमेशा 1 या 2 स्टेप जो हैं आगे कठिन ही रहते हैं। तो इन सब परिस्थितियों पर आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है, क्योंकि बहुत ही रेयर केसेस में ऐसा होता है कि आपको एग्ज़ाम जो है आपको लगे कि जी पेपर बहुत ईज़ी आया था, अन्यथा जो है इनका जो स्तर है वो हर बार जो है थोड़ा बढ़ता ही जाता है। अब इसके बाद बात करेंगे कि सिलेबस में बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता है। अभी तो यथास्थिति जो है वही रहेगी, लेकिन आगे आने वाले समय में हो सकता है कि सिलेबस में बदलाव रहे। अब ये बदलाव किस प्रकार का हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल बात करेंगे, अभी हमने बात की थी हरियाणा में, ठीक है जी? हरियाणा में हमने देखा था कि वहाँ पर जो टीजीटी का पेपर होता है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है? वहाँ पर एक पर्टिकुलर जो नंबर्स होते हैं आपके क्वेश्चंस के, आपके सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं। बाकी यानी कि फॉर एग्जांपल बात करें कि भई 80% जो क्वेश्चंस हैं, वो आपके आपके सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं, है ना? और बाकी जो क्वेश्चंस हैं, ना बाकी 20% जो क्वेश्चन हैं, वो पूछे लिए गए एप्टीट्यूड से। तो हो सकता है कि आगे आने वाले समय में भी यहाँ पर भी कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। अभी इस पर कोई जो है इस पर हरी झंडी नहीं दिखाई गई है, या मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अभी एकदम इस साल ये ऐसा हो जाएगा। हो सकता है आगे आने वाले कुछ वर्षों में आपको भी यहाँ पे सिलेबस में बदलाव देखने को मिल सकता है। यानी जहाँ पर आपके अपने सब्जेक्ट के साथ कुछ परसेंटेज, है ना? चाहे 2%, 3%, 5% हो सकता है आपको एप्टीट्यूड टेस्ट भी दे दिया जाए, है ना? क्योंकि भई आप किसके लिए एलिजिबल हैं, आपको देखना आवश्यक है। अगर आप एक शिक्षक के रूप में कहीं पर नियुक्ति लेने जा रहे हैं, तो आप में वो कैपेबिलिटीज़ हैं या नहीं है, है ना? तो यहाँ पर ये हो सकता है कि ये कुछ बदलाव आपको देखने को मिले आगे आने वाले समय में। और इसी के साथ होप सो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब यहाँ पर जो सीधे तौर पर जो आज की वार्ता का जो प्रमुख कारण था वो ये है कि देखिए आगे आपका जो एग्जाम है वो एकदम जल्दी से जल्दी अब होगा, और इसकी तैयारी में आप लोग जुट जाइए और कोशिश करिए कि जो भी आपका जो एग्जामिनेशन का जो आपका स्तर है, जहां तक अभी तक आप अपनी तैयारी कर रहे थे, उससे जो है उस स्तर को थोड़ा सा और ऊपर बढ़ाएं। इसी प्रकार की और जानकारी के लिए जुड़े रहें रिजल्ट गुरु टीम के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू एंड कीप स्टडीइंग। बाय बाय।